मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल के वीडियो में। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 11th के 3 मार्क्स के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को जो तुम्हारे एग्जाम में गारंटेड है। इसी तरीके के क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट हो चाहे इवनिंग शिफ्ट हो। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको इस क्वेश्चन के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये पिछले 10 साल के मोस्ट रिपीटेड एक्सपेक्टेड जो तुम्हें बोलना हो तुम बोल लो वो सारे क्वेश्चंस हैं। मैंने बहुत ही ठीक है एनालाइज करके बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को निकाला है और इन क्वेश्चंस के आंसर को बहुत ही परफेक्टली इजी लैंग्वेज में और बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करके प्रेजेंट कर रखा है। अगर आप इसी तरीके से लिख कर आते हैं एग्जाम के अंदर तो गारंटी है कि आपके 3 में से 3 मार्क्स जरूर से जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास ठीक है 3 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं 3 मार्क्स के एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो डाल चुका हूं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लेना। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रखे, तो अगर आपने नहीं देखा तो उनको जाकर इस वीडियो के बाद देख लेना। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे, ठीक है ना, तो लास्ट तक बने रहना और स्किप मत करना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं फर्स्ट वीडियोस में करा चुका हूं। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 11 से, तो 11 से आप मेरे साथ जुड़े रहो। ठीक है, फिर बाद में ठीक है 1 से लेकर 10 भी देख लेना आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, तो मानवतावादी विभिन्न तरीकों से लोगों तक पहुंचते थे। विवेचना कीजिए। मानवतावादी जो थे वो बहुत ही अलग अलग तरीके से लोगों तक पहुंचते थे, ठीक है ना, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो मानवतावादी क्या होता है, सबसे पहले ये जानो कि मानवतावादी वो लोग होते हैं जो लोगों के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, लोगों को समझने का प्रयास करते हैं। उन सबको हम क्या बोलते हैं, मानवतावादी बोलते हैं। मानवतावादी लोग वो लोग होते हैं जो क्या करते हैं, ठीक है, इतिहास, राजनीति विज्ञान, ठीक है, हिंदी व्याकरण, ये सारी चीजें पढ़ते हैं और लोगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, लोगों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके दुखों को समझते हैं, उनके ठीक है इमोशंस को समझने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। उन लोगों को हम क्या बोलते हैं, मानवतावादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मानवतावादी बोलते हैं। तो परिचय कैसे लिखोगे आप, पुनर्जागरण काल में मानवतावादी विद्वानों ने मानव जीवन, शिक्षा और ठीक है तकनीक को, तर्क की महत्ता को काफी ज्यादा जोर दिया। मानवतावादी किस पे ज्यादा जोर देते थे, लोगों मानव जीवन पे ज्यादा जोर देते थे, शिक्षा पर ज्यादा जोर देते थे, ठीक है, और तर्क पे। ठीक है, तो देखो किस तरीके से मानवतावादी लोगों तक पहुंच जाते थे, तो शिक्षा के माध्यम से पहुंचते थे। मानवतावादी विद्वानों ने विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा पद्धति को क्या किया, काफी ज्यादा बढ़ावा दिया। यूनानी और रोमन साहित्य का अध्ययन करवाया गया। तो शिक्षा के माध्यम से लोग क्या, मानवतावादी किसके पास पहुंच जाते थे, लोगों के पास पहुंच जाते। साहित्य और कला के माध्यम से उन्होंने कविताएं लिखी, नाटक लिखे, चित्रकला के माध्यम से मानव जीवन को महत्व दिया और मानव से संबंधित, मानव से जुड़ गए। प्राचीन ग्रंथों का पुनरुद्धार, जो भी प्राचीन ग्रंथें थी, यूनानी जो ग्रंथें थी, ठीक है, रोमन जो ग्रंथें थी, उन सबको खोजा गया और उनका अनुवाद किया गया और लोगों तक पहुंचाया गया। मानवतावादियों ने पुरानी यूनानी और रोमन ग्रंथों को खोजकर उनका अध्ययन और अनुवाद किया। ठीक है ना, मुद्रण कला का उपयोग, प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार से मानवतावादी विचार तेजी से फैलने लगे। ठीक है ना, तो योहान गुटेनबर्ग ने क्या किया था, प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था ना। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, मानवतावादी बहुत तेजी से लोगों तक पहुंचने लगे और लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगे। इन सभी माध्यमों से मानवतावादी विचार समाज के विभिन्न लोग वर्गों तक पहुंचे और पुनर्जागरण को काफी ज्यादा क्या मिला, बढ़ावा मिला। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यूरोप में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन, यूरोप के अंदर प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के बारे में देखते हैं। तो यूरोप में जो प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन हुआ उसके बारे में हमें बताना है। तो 16वीं शताब्दी में चर्च की गलत प्रथाओं के विरोध में यूरोप में प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन हुआ। किसके नेतृत्व में हुआ, तो मार्टिन लूथर के नेतृत्व में हुआ प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन। किसके खिलाफ, चर्च के खिलाफ, कैथोलिक चर्च के खिलाफ। क्यों हुआ, तो चर्च में भ्रष्टाचार बढ़ गया था। चर्च में कई गलत प्रथाएं थी, जैसे पाप मोचन पत्रों की बिक्री। ठीक है ना, ये लोग क्या करते थे, ये इतने मतलब कि क्या ही बोले, इतने बेशरम लोग थे ये चर्च वाले कि ये लोगों क्या करते थे, लोगों को पागल बनाकर ये बोलते थे कि तुम मुझे, ठीक है, तुम मेरे क्या करो, जो पाप से मुक्ति पाने वाली जो किताब है तुम उसको खरीद लो, तुम्हारे सारे पाप क्या हो जाएंगे, धुल जाएंगे। उन्हें ये नहीं पता होगा सबसे बड़ा पापी तो वही है। ठीक है, लोग पैसा देकर अपने पापों की माफी खरीद सकते थे। ठीक है, इस तरीके के भ्रष्टाचार बढ़ा रखा था लोगों के, ठीक है, चर्च वालों ने। तो इस वजह से मार्टिन लूथर ने क्या किया, प्रोटेस्टेंट सुधार किया।
मार्टिन लूथर की काफी ज्यादा भूमिका रही। तो मार्टिन लूथर ने 1517 में चर्च की नीतियों का विरोध किया और सुधार की मांग की। नई धार्मिक विचारधाराएं आई। इन आंदोलनों ने यह विचार दिया कि व्यक्ति सीधे ईश्वर से संबंध बना सकता है। ठीक है, चर्च और कोई बिचौलिए का काम नहीं है, किसी भी प्रकार के बिचौलिए का काम नहीं है। अब ईश्वर से सीधे संबंध डायरेक्ट क्या करे, ठीक है, इंसान खुद बना सकता है, व्यक्ति खुद बना सकता है। क्या करे, ठीक है, चर्च में जाए, ठीक है, मौन व्रत करे, ठीक है, वहां पे भगवान का ध्यान करे और भगवान तक जुड़ जाए। ठीक है, धर्म का विभाजन हुआ। इस आंदोलन के कई ईसाई धर्म, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बट गए। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन ने यूरोप में धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन को काफी ज्यादा जन्म दिया। ठीक है, तीसरे के क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो अमेरिका के मूल निवासियों की स्थिति का वर्णन कीजिए। हमें बताना है अमेरिका के मूल निवासियों की स्थिति उस समय कैसी थी। ठीक है, तो अमेरिका के मूल निवासी यूरोपीय लोगों के आने से पहले स्वतंत्र फ्री रहते थे। जब यूरोपीय लोग अमेरिका में नहीं पहुंचे थे तो ये लोग जो अमेरिका के मूल निवासी हुआ करते थे, ये लोग कैसे रहते थे, तो ये लोग फ्री रहते थे। ठीक है, स्वतंत्र रहते थे, उनकी अपनी संस्कृति और जीवन शैली हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो लोग पहुंचे तो इन्होंने हाय तौबा मचाकर क्या कर दिया, बिल्कुल ही, ठीक है, इनके जीवन को तहस नहस कर दिया। भूमि का नुकसान किया। यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया। कई जनजातियों को अपनी पारंपरिक भूमि छोड़नी पड़ी। बीमारी फैलने लगी। यूरोपियों की वजह से आए भूमि तो छीना साथ साथ में बीमारी भी लेकर आए। ठीक है, यूरोप से आई बीमारियों के कारण उनकी जनसंख्या तेजी से घट गई। जबरन विस्थापन किया गया। सरकार ने कई जनजातियों को जबरन दूसरे क्षेत्रों में भेज दिया। कई जनजातियों का आरक्षित क्षेत्र में रखने के लिए मजबूर किया गया। संस्कृति पर प्रभाव पहुंचा तो उनकी परंपरा और जीवन शैली को प्रभावित किया गया। यूरोपीय उपनिवेशवाद के कारण अमेरिका के मूल निवासियों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति बहुत ज्यादा क्या हो गई, कमजोर हो गई। पहले तो अच्छी थी जब यूरोपीय लोग नहीं पहुंचे थे, लेकिन इनके आने के बाद बहुत ज्यादा कमजोर हो गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेजी सुधारों का महत्वपूर्ण अंग अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण था। मेजी सुधारों ने क्या किया, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किया। तो उसके बारे में हमें बताना कि मेजी सरकार ने, ठीक है, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस किस तरीके से किया। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण तो 1868 में जापान में मेजी पुनर्स्थापना के बाद देश के आधुनिक बनाने के लिए कई सुधार किए गए। सबसे पहला क्या सुधार किया, तो उद्योगों का विकास किया। सरकार ने नए कारखाने और उद्योगों को क्या किया, स्थापित किया। ठीक है, उदाहरण के लिए कपड़ा और इस्पात उद्योगों का विकास हुआ। कपड़ा और इस्पात उद्योगों का क्या हुआ, विकास हुआ। बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। तो आधुनिक बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की स्थापना की गई, जिससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको लोन मिल सके। परिवहन और संचार का विस्तार किया। तो रेलवे, डाक और टेलीग्राफ जैसी सुविधाओं का विस्तार किया गया। ठीक है, विदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया। तो जापान ने पश्चिमी देशों से तकनीक और विशेषज्ञों की मदद ली। जापान ने क्या किया, पश्चिमी देशों से कई तकनीकें ली और विशेषज्ञों की मदद ली। इन सुधारों के कारण जापान की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित और वह एक आधुनिक राष्ट्र बन गया। इसी को हम युद्धोत्तर, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पृथ्वी की सही स्थिति बताने वाले सिद्धांत को कोपरनिकस ने जीवन भर गुप्त क्यों रखा। कोपरनिकस ने पृथ्वी का सही सिद्धांत बताया। ठीक है, चर्च ने पृथ्वी का गलत सिद्धांत बताया था, लेकिन जो कोपरनिकस थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, पृथ्वी का सही सिद्धांत बताया, लेकिन फिर भी लोगों के सामने नहीं लेकर गए। क्यों नहीं लेके गए, इसके बारे में हमें बात करना है। तो पुनर्जागरण काल में खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने क्रांतिकारी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, चर्च ने बोला था कि सूर्य क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जो कि बात गलत है, आपको खुद ही पता है। ये बात कितने सिद्ध किया कि चर्च लोग जो है वो गलत है, कोपरनिकस ने सिद्ध किया। कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जितने भी प्लेनेट है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसे सूर्य केंद्रिक, ठीक है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत कहा जाता है। तो हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया, कोपरनिकस ने दिया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय तक इस सिद्धांत को सार्वजनिक नहीं किया। ठीक है, जब तक वो मर नहीं गए तब तक ये बातें सामने नहीं निकल कर आई। ठीक है, पहला क्यों नहीं उन्होंने बताया, चर्च का विरोध। चर्च क्या करता था, जो भी चर्च के खिलाफ जाता था ना, चर्च उसका विरोध करता था, उसे मारने की धमकी देती थी। इस वजह से कोपरनिकस डर के मारे नहीं बताए। उस समय यूरोप में चर्च का बहुत ज्यादा प्रभाव था। चर्च मानता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र। कोपरनिकस का सिद्धांत इस धार्मिक मान्यता के विरुद्ध था, इसलिए उसे विरोध का सामना करना पड़ सकता था। ठीक है ना, चर्च ने कुछ और बातें बताई, कोपरनिकस ने और बातें बताई। तो अगर कोपरनिकस क्या करते, चर्च का विरोध करते, तो उन्हें जान से मार दिया जाता है। इस वजह से नहीं बताया उन्होंने। दंड और आलोचना का भय,
उस समय नए और विवादास्पद विचार रखने वाले विद्वानों को दंडित भी किया जाता था। जो नए नए विचार लेकर आते थे उन्हें मारा जाता था, कब ठीक है पीटा जाता था उन्हें, ठीक है उनके साथ दंडित भी किया जाता था। कोपरनिकस को डर था कि उनके सिद्धांत की बड़ी आलोचना होगी, उन्हें सजा मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। समाज और विद्वानों की प्रतिक्रिया, उनका सिद्धांत उस समय की पारंपरिक धारणाओं से बिल्कुल अलग था, इसलिए वे चाहते थे कि पूरी तरह प्रमाणित करने के बाद ही प्रकाशित किया जाए। तो वो भी ठीक है, जो समाज था वो पारंपरिक चीजों पर बिल्कुल ठीक है पारंपरिक चीजों पर जुड़ा हुआ था, जैसे चर्च बोलती थी वैसे ही करती थी। तो इसलिए कोपरनिकस ने सोचा कि पहले मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा सिद्ध कर देता हूँ, फिर जाके मैं लोगों के सामने इसको मैं रखूंगा। ठीक है, विवादों से बचने की इच्छा, कोपरनिकस शांत स्वभाव के व्यक्ति थे और वह अनावश्यक धार्मिक और सामाजिक विवादों से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ठीक है इसको नहीं बताया। इन्हीं कारणों से कोपरनिकस ने अपने सूर्य केंद्रित सिद्धांतों को जीवन के अंतिम समय तक सार्वजनिक नहीं किया। उन्हें ठीक है बाद में उनके विचारों को आधुनिक खगोल विज्ञान के विकास की नींव रखी। ठीक है ना, तो उनके जो भी सहयोगी थे, उनके जो भी शिक्षार्थी थे, उन सबने क्या किया बाद में सामने लेकर आया। आगे बात करते हैं। तो यूरोप के पुनर्जागरण की अवधि के दौरान बौद्धिक रूप से रचनात्मक महिलाओं के नामों का उल्लेख कीजिए। तो यूरोप के पुनर्जागरण काल में ठीक है ना कौन कौन सी ऐसी जो महिलाएं थी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी, बौद्धिक थी, ठीक है उनके बारे में बताना। पुनर्जागरण काल 14वीं से 16वीं शताब्दी यूरोप में बौद्धिक और सांस्कृतिक जागरण काल का समय था। ठीक है, इस समय मानवतावाद, शिक्षा और साहित्य को बढ़ावा मिला। हालांकि समाज में महिलाओं को सीमित अवसर मिलते थे। ठीक है, मानवतावादी शिक्षा ने क्या किया, साहित्य को बढ़ावा दिया, लेकिन फिर भी महिलाओं को उतना अधिकार नहीं था। फिर भी कुछ प्रतिभाशाली महिलाएं थी जिसने शिक्षा, साहित्य और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो पहली बात है, ठीक है, पहला नाम क्या याद रखोगे, ठीक है, इस्सोटा नगोरोला। ठीक है, इस्सोटा नगोरोला, ठीक है, वह इटली की एक प्रसिद्ध मानवतावादी विदुषी थी। ठीक है ना, इस्सोटा नगोरोला जो थी वो इटली की एक प्रसिद्ध मानवतावादी विदुषी थी। उन्होंने लैटिन भाषा और दर्शन का गहन अध्ययन किया। उन्होंने धर्म और नैतिक से जुड़े विषयों पर विद्वानों के साथ पत्राचार किया और अपने लेखन से बौद्धिक चर्चाओं में भाग लिया। तो पहला नाम याद रखोगे इस्सोटा नगोरोला। अगला लुइरा क्रेटा। ठीक है, लुइरा क्रेटा नाम रखोगे अगला याद। तो वे पुनर्जागरण काल की लेखिका और विदुषी थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और समाज में उनकी स्थिति पर जोर दिया। उन्होंने पत्रों और लेखों में उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि महिलाओं को सभी पुरुषों के समान अधिकार होना चाहिए। तो ये बात किसने बोला था, लुइरा क्रेटा ने बोला था कि पुरुषों के समान महिलाओं को अधिकार मिलने चाहिए। कसांद्रा फेदर बहुत ही फेमस लेडी थी। ठीक है, वो वेनिस की एक प्रसिद्ध मानवतावादी विदुषी और वक्ता थी। वह लैटिन भाषाओं में उत्कृष्ट भाषण देती थी, बहुत ही खतरनाक भाषण देती थी, लोगों को प्रभावित कर देती थी अपनी भाषण से, और कई विद्वानों के साथ बौद्धिक चर्चाओं में भाग लेती थी। उनकी विद्वता के कारण उन्हें यूरोप के कई दरबारों में सम्मान भी मिला। तो इन महिलाओं ने कठिन सामाजिक परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा और साहित्य और बौद्धिक गतिविधियों और महत्वपूर्ण योगदान दिया और पुनर्जागरण काल की बौद्धिक परंपराओं को समृद्ध बनाया। ठीक है ना, किसने, इन महिलाओं ने। चलिए बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की जीवन शैली विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की जीवन शैली किस प्रकार की थी। तो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी प्रकृति के साथ संतुलित बनाकर रहते थे। ठीक है, प्रकृति के साथ क्या करते थे, संतुलन बनाकर रहते थे। प्रकृति पर आधारित जीवन शैली थी। उनकी आजीविका शिकार, मछली पकड़ने और खेती पर आधारित थी। ठीक है, सामुदायिक व्यवस्था तो देखा जाए तो जनजातियों में रहते थे और संसाधनों को साझा भी करते थे। प्रकृति के प्रति सम्मान देते थे और प्रकृति और पशुओं को पवित्र मानते थे, उनका संरक्षण भी करते थे। प्रकृति से बहुत लोग बहुत ज्यादा डरते थे। ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्या करते थे, प्रकृति से डरते थे। आपने सुना भी होगा कि यूरोपियन लोगों ने कहा कि बहुत सारे भैंसों को मार दिया था। तो इन जनजातियों को सपने आते थे कि ये जो भैंसे लोग हैं वो हमारे लिए हमसे दुश्मनी लेने के लिए आ रहे हैं। ठीक है ना, मारा किसी और ने, दुश्मनी हमसे ले जाते। तो ये प्रकृति के प्रति बहुत ज्यादा सम्मान थे, बहुत ज्यादा भयभीत थे। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की जीवन शैली प्रकृति और सहयोग समुदाय जीवन पर आधारित थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास को किताबों से क्यों हटा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों के इतिहास को ठीक है किताबों से क्यों हटाया गया। तो चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एब्रोजिनल, ठीक है, लोग क्या बोलते थे, एब्रोजिनल लोग बोला जाता था इन्हें, एब्रोजिनल। यूरोपीय उपनिवेशवाद के बाद कई कठिन परिस्थितियों से गुजरे। जो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे एब्रोजिनल जो थे, ठीक है ना, इनको उपनिवेशवाद के बाद जब इनके ऊपर कब्जा कर लिया ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, बहुत ज्यादा इन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा और इतिहास के किताबों से इनको हटा दिया गया।
यूरोपीय दृष्टिकोण का प्रभाव। इतिहास की किताबें अधिकतर यूरोपीय लेखों द्वारा लिखी गई, इसलिए आदिवासियों के दृष्टिकोण को कम महत्व दिया गया। जो भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर किताबें लिखी गई वो किसने लिखा? यूरोप के लोगों ने लिखा, तो इसलिए यूरोप को ज्यादा महत्व दिया, ऑस्ट्रेलिया को कम महत्व दिया। उपनिवेशवाद को सही ठहराना, ठीक है, उपनिवेशवाद को सही भी तो ठहरा, अपने आप को सही भी तो ठहराना था, तो आदिवासियों के संघर्ष और पीड़ा को छिपाकर उपनिवेशवाद को उचित दिखाया गया, दिखाने की कोशिश की। तो इस वजह से, ठीक है, इतिहास की किताबों में से ऑस्ट्रेलिया को हटा दिया, क्योंकि अपने आप को सही दिखाना था यूरोपीय लोगों को। संस्कृति भेदभाव, तो आदिवासी संस्कृति और इतिहास को कम महत्व दिया गया, ठीक है, ज्यादातर यूरोपीय इतिहास को महत्व दिया गया, ठीक है, लेकिन ठीक है आदिवासी संस्कृति को कम महत्व दिया। इसी कारण लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों का इतिहास किताबों से शामिल नहीं किया गया। चलिए बात करते हैं चंगेज खान की सैन्य उपलब्धि क्या थी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। तो चंगेज खान, इसको चंगेज खान कर लेना, सी कर लेना, ठीक है, ठीक है। चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था और एक महान सेनापति, और उनकी सैन्य रणनीति उन्हें विश्व के इतिहास में काफी ज्यादा प्रसिद्ध बनाती है। मंगोल जनजातियों को उसने क्या किया? एकीकरण किया। उन्होंने विभिन्न मंगोल जनजातियों को एकजुट करके एक शक्तिशाली सेना बनाई, विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने चीन, मध्य एशिया और कई अन्य क्षेत्रों पर विजय भी प्राप्त किया। सैन्य रणनीति अगर बात करें, उसकी सेना बहुत तेज गति और आक्रमण करने कार्य थी, अनुशासित भी थी, ठीक है, इसके लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध थी। इन सैन्य उपलब्धियों के कारण चंगेज खान इतिहास के महान विजेताओं में गिना जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो मेसोपोटामिया के लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे। मेसोपोटामिया के लोग किसको महत्व देते थे? शहरी जीवन को महत्व देते थे, जिसमें कई समुदाय और संस्कृति के लोग साथ साथ रहते थे। इससे संबंधित कुछ तथ्यों का उल्लेख कीजिए। तो हमें बताना है किस तरीके से मेसोपोटामिया के लोग शहरी जीवन को महत्व देते थे। तो आइए बात करते हैं। तो मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यहाँ के लोग संगठित नगर और जीवन को काफी ज्यादा महत्व देते थे, एक साथ रहने को काफी ज्यादा महत्व देते थे। बड़े नगरों का विकास हुआ। मेसोपोटामिया उरुक, बेबीलोन जैसे बड़े शहर विकसित हुए थे। प्रशासन और व्यापारिक केंद्र भी थे। विभिन्न समुदायों का निवास था। तो इन शहरों में व्यापारी, कारीगर और किसान और सैनिक, पुजारी जैसे अलग अलग वर्गों के लोग भी रहते थे। संस्कृति विविधता, तो व्यापार के कारण अन्य क्षेत्रों के लोग यहाँ भी आते थे, जिससे विभिन्न संस्कृतियों का विकास हुआ। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया के नगर विविध समुदायों और संस्कृतियों का केंद्र थे, जहाँ शहरी जीवन को विशेष महत्व दिया जाता था। तो किस तरीके से शहरी जीवन को विशेष महत्व दिया जाता था? यहाँ पे बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, विभिन्न समुदाय एक साथ रहा करते थे और संस्कृति में विविधता भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, इसको भी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी थे? ठीक है, दक्षिण मेसोपोटामिया में जो कृषि थी वो कई बार संकटों से घिर जाती थी। इसके लिए उत्तरदायी कारण, तो दक्षिणी मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी, लेकिन प्रारंभिक भौगोलिक और परिस्थितियों के कारण यहाँ कृषि कई बार संकटों से क्या जाती थी? घिर जाती थी। पहला कारण क्या था? अनियमित बाढ़, कभी कभी बाढ़ आ जाता था। दजला और फरात नदियों में अचानक बाढ़ आती, जिससे खेत और फसल क्या हो जाते थे? नष्ट हो जाते थे और कृषि को काफी ज्यादा नुकसान होता था। कई बार किसानों को पूरी फसल पानी में डूब जाती थी। मिट्टी में लवण था, नमक की मात्रा बढ़ जाती थी। लगातार सिंचाई के कारण मिट्टी में नमक जमा होने के वजह से भूमि उपजाऊ क्षमता अपनी खो देती थी। इस वजह से वहां पर कृषि संकट में गिर जाती थी। कई क्षेत्रों में गेहूं की जगह जौ की खेती करनी पड़ती थी। सिंचाई की व्यवस्था की बात करें तो नहरों के पानी के वितरण को लेकर गांव में विवाद होते थे, जिससे खेती काफी ज्यादा क्या होती थी? प्रभावित होती थी। तो इस प्रकार बाढ़, मिट्टी की लवणता और सिंचाई की समस्या के कारण दक्षिणी मेसोपोटामिया में कृषि कई बार संकटों से घिर जाती थी। तो ये थे तुम्हारे टॉप, ठीक है, 11 बोल लेते हैं इसमें, टॉप 11 क्वेश्चन 3 मार्क्स के जो तुम्हारे एग्जाम में आने के हाईली चांसेस है। बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, 10 साल के क्वेश्चंस में से मैंने इनको निकाला है, बहुत ज्यादा एनालाइज करके निकाला है कि किस साल कौन कौन से क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अगर तुम्हें मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरे नोट्स, ठीक है, और मेरे बोलने का तरीका आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ठीक है अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और इसी तरीके से बढ़िया कंटेंट के लिए मेरे साथ जुड़े रहना, ठीक है। मैं इसी तरीके से तुम्हारे लिए क्लास 11 के हिस्ट्री के या फिर आगे भी चलकर मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे कंटेंट लेकर आने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। और तब तक अपनी मेहनत को जारी रखो। और इससे पहले मैंने
ठीक है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन को अपलोड कर चुका हूं, ठीक है, उसको देख लेना। और साथ ही साथ 3 वीडियो मैंने बना रखा है 8 मार्क्स के क्वेश्चन पे, ठीक है, तो आप उनको भी देख लेना, ठीक है ना। आप बस मेरे वीडियोस देखकर जाइए, ठीक है ना, मैं गारंटी बोल रहा हूं आपके 80 आउट ऑफ 80 कहीं से नहीं आएंगे। बस जिस तरीके से मैं करवा रहा हूं उसी तरीके से आपको करके आना है। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।